हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आदिकाल है, उस आदिकाल के बारे में हम पढ़ रहे थे। आदिकाल में हमने जो हमारा रासो साहित्य है, जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है और नाथ साहित्य, इनके बारे में अध्ययन कर लिया है। जिनके जो सारे वीडियो है वो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप अगर नियमित जुड़े हुए हो तो आपको पता है। आज हम जो आदिकाल से संबंधित कुछ अन्य साहित्य है जो इन चारों से अलग था, यानी जो हमारे सिद्ध, नाथ, जैन और जो रासो, इन चारों से वो अलग था, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरी बात, इसके जो नोट्स और हिंदी व्याकरण के जो नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप नियमित मेरे चैनल से जुड़े रहे, जब भी मैं वो कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको जो सूचना दूं तो उसको आपको पता चल सके। अब बात करें हम आदिकाल के जो अन्य साहित्य है, यानी आदिकालीन जो अन्य साहित्य है वो कौन सा है। तो एक है लौकिक पद्य साहित्य। लौकिक पद्य साहित्य यानी गद्य और पद्य अलग अलग होता है। तो जो ये पद्य साहित्य है इसमें है ढोला मारूरा दुआ। ढोला मारूरा दुआ ये कवि कल्लोल की रचना है, जिसको कहीं कहीं कुशल लाभ भी लिखा हुआ मिलता है। यानी कुशल लाभ और कवि कल्लोल है वो दोनों एक ही है। जो ढोला मारू है वो इनकी रचना है, ढोला मारूरा दुआ। बात करें इसके भाषा शैली की तो ये डिंगल भाषा में लिखा गया। अब डिंगल भाषा क्या है? डिंगल की बात करें तो मैंने आपको डिंगल और पिंगल के बारे में बताया है। यानी इसके साथ में जैसे अपभ्रंश है, अपभ्रंश अपभ्रंश उसके साथ में जो हमारी ब्रज भाषा जुड़ती है, ब्रज भाषा जुड़ती है, तब क्या होता है? पिंगल शैली होता है, पिंगल शैली होता है। ठीक है। और अपभ्रंश के साथ में जो राजस्थानी भाषा जुड़ती है तब हमारा डिंगल होता है। तो एक साइड में दोनों में अपभ्रंश होगा, डिंगल में भी और पिंगल में भी। एक साइड में ब्रज भाषा और एक में राजस्थानी। तो राजस्थानी जब जुड़ेगी ब्रज के साथ में तब हमारा डिंगल होगा, और अपभ्रंश के साथ में ब्रज जुड़ेगी तब पिंगल होगा। तो इसकी भाषा क्या थी? डिंगल थी, भाषा शैली डिंगल थी। बात करें रचना काल की तो 11वीं शताब्दी, यानी जो हमारे ढोला मारूरा दुआ है, कुशल लाभ ने इसकी रचना की थी, वो 11वीं शताब्दी में की थी। तो ये जो पॉइंट है ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ढोला मारू के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करें इसके प्रमुख पात्रों की। प्रमुख पात्र तो नाइक है, वो नाइक जयपुर के कछुआ वंश के शासक राजा नल का पुत्र राजकुमार ढोला था। यानी जो नाइक है वो कछुआ वंश का, जो जयपुर के कछुआ वंश थे उनमें जो शासक था नल, उस नल का राजकुमार था ढोला। बात करें नायिका की तो पुंगल, पुंगल बीकानेर में है कि राजा पिंगल की पुत्री राजकुमारी मारवणी, राजकुमारी मारवणी। अब बात करें इसके सनायिका की, सनायिका की बात करें तो वह है मालवा की राजकुमारी मालवणी। अब ये देखो मारवणी, इसको मरवणी भी बोला जाता है। ये मारवाणी और जो ये मालवणी दोनों अलग अलग नाम है। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, इसको आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे। अब इनसे संबंधित कुछ पंक्तियां हैं जो एग्जाम में देखकर पूछा जाता है कि ये पंक्तियां कहां से ली गई है। तो प्रमुख पंक्तियां, दुहा घना पुराना अच्छे ही। दुहा घना पुराना अच्छे ही का मतलब है दोहा है वो बहुत ही पुराना है। ये प्राचीनता को व्यक्त करते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि इस दोहा से हमें क्या प्रतीत हो रहा है। तो ये प्राचीनता, इसकी जो हमारे ढोला मारूरा दुआ है इसकी प्राचीनता को ये व्यक्त कर रहा है। सोरठियो दूहो भलो भली मरवणरी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। ये लोकप्रियता को व्यक्त करती है। यानी जो ये लाइन है ना वो है जो इसकी लोकप्रियता को व्यक्त करती है, और ये जो लाइन है वो इसकी प्राचीनता को व्यक्त करती है। दोनों लाइनें हैं वो अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार ये पूछा गया है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों लाइनें ढोला मारू के दुआ से ली गई है। बात करें इसके अंगिरस की तो इसमें वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है। यानी जो
जो ढोला था, उस ढोला और जो मारवणी के बीच में जो वियोग है, उस वियोग का वर्णन इस रचना में किया गया है। आगे है, थांबा नाचही घर हंसई, खेलन लागी खाट। मानवीकरण अलंकार, यानी हम जब अलंकार पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। मानवीकरण अलंकार ये होता है कि जो प्रकृति में जो चीजें हैं, उन प्रकृति की चीजों पर जो मानव के द्वारा जो की गई क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं का जो आरोप किया जाता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जैसे थांबा नाचे, तो थांबा जो हम घर में जो थंबा होता है ना, जिसको हम खंबा भी बोलते हैं, थंबा भी बोलते हैं, तो वो जो थंबा है, ये बोल रही है कि जब उनके जो खुशी का जो टाइम होता है, उस टाइम ये कहता है थांबा नाचे, यानी थांबा वो नाच नृत्य करता है। घर हंसे, और घर है वो हंसता है। और खेलन लागी खाट, खाट का मतलब होता है जो चारपाई होती है ना, वो चारपाई। तो ये कह रहा है कि वो चारपाई वो खेलने लगी है, यानी इतनी खुशी महसूस हो रही है। तो ये मानवीकरण इसलिए हुआ कि जो नाचने का काम है वो मानव का है, हंसने का काम मानव का है, और खेलने का काम मानव का है। तो ये जो सारी क्रियाएं ये जो मानव के द्वारा घटित होनी चाहिए, वो ये इन पे आरोप लगा के इनके द्वारा ये प्रदर्शित की जा रही है। इस कारण ये मानवीकरण अलंकार है। बात करें इसके भाषा की, तो राजस्थानी भाषा है। भाषा कौन सी है? राजस्थानी। मैंने आपको बताया यानी अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, तो डिंगल शैली होगी, तो राजस्थानी भाषा इसकी है। छंद, दोवा छंद में ये रचित है। दोवा छंद में क्या होता है? 13-11 पर यति, 13-11 पर यति होती है। यानी कुल मात्रा कितनी होगी? 24 मात्राएं। इन 24 तो मात्राएं होती है दोहे के अंदर, और 13-11 पे यति। 13-11 पे यति का मतलब होता है यानी जहां पे रुका जाता है, एक बार जो एक लाइन बोल के जहां रुका जाता है, तो वहां पर एक कोमा की तरह लगाई जाती है, उसे यति बोला जाता है। ढोला की उम्र, ढोला की उम्र है तो वो 3 वर्ष थी। यानी ढोला उस टाइम कितने था? 3 वर्ष का था। और मरवणी की जो मारवणी है, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ मारवणी, ठीक है। मारवणी की उम्र है वो 1.5 वर्ष की है, यानी 1 से 1/2 यानी 1.5 वर्ष की है। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इनकी उम्र के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मोस्ट है। आपने सोचा ऐसे ही लिख दिया, ये मोस्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। यानी जो ढोला है उसकी उम्र कितनी थी? 3 वर्ष थी, और मारवणी की उम्र है वो 1.5 वर्ष की थी। ये प्रेम गाथात्मक काव्य है, यानी दोनों का जो ढोला और मारू है, जो जिसको ढोला मारू बोला जाता है ना, तो इसका नाम है ना, इसलिए ढोला मारू जी कहता है ना, वो दोनों का प्रेम वर्णन है। किसका? ढोला का और मारवणी का। आगे, राउल बेल के कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा, यानी राउल बेल हमने पढ़ी है, जो रोड़ा कवि की रचना है। राउल बेल के कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की, यानी राउल बेल से हिंदी में जो प्रेम वर्णन है वो आरंभ हुआ था, उसको इस रचना में विकास की एक नई दिशा मिली। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी राउल वेल के कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी साहित्य में आरंभ की थी, उसको विकास किस रचना में मिला? तो आपको ढोला मारू का दुआ करना है वहां। तो इस प्रकार यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये लाइन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आगे देखो, ये राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय रचना है। यानी राजस्थान का जो बीकानेर क्षेत्र है, क्योंकि जो ढोल ये मारू यानी जो मारवणी थी वो कहाँ की थी? ये पुगल की थी, ठीक है। तो जो पुगल है ना, वहां क्या है कि बीकानेर में पड़ता है, तो उस क्षेत्र में ये रचना है वो अत्यंत लोकप्रिय मानी जाती है, लोकप्रिय है। आगे देखो, आगे है कवि विद्यापति। तो कवि विद्यापति वो भी आदिकाल में हुए थे, पर वो एक अलग थे। तो हम अन्य रचनाओं में इनके वर्णन कर रहे हैं, अन्य रचनाएं या अन्य कवि। तो कवि विद्यापति है, उसकी जो प्रमुख रचना की बात करें तो इन्होंने पदावली लिखी थी। पदावली लिखी थी, यानी इसका पूरा नाम विद्यापति पदावली भी कहा जाता है। 1380 ईस्वी में, 1380 ईस्वी में। और ये महत्वपूर्ण रचना है, इसकी प्रसिद्धि का कारण है। यानी विद्यापति की जो पदावली है वो इनके प्रसिद्धि का कारण है। फिर एक कीर्ति लता, वो 1403 ईस्वी में लिखी थी। और फिर एक कीर्ति पताका, वो भी 1403 ईस्वी में। यानी कीर्ति लता और कीर्ति पताका ये दोनों 1403 ईस्वी में, और विद्यापति की पदावली है वो 1380 ईस्वी में। विद्यापति के जन्म स्थान की बात करें तो ग्राम विस्फी, जिला दरभंगा, बिहार।
यानी इनका जन्म विस्फी जिला था और ग्राम विस्फी था और जिला दरभंगा बिहार राज्य में था। रचना काल 1350 ईस्वी से 1460 ईस्वी के लगभग, यानी इनका जो रचना काल है वो इनके बीच में था, 1350 ईस्वी से 1460 ईस्वी के बीच में। कीर्ति लता को विद्यापति ने कहानी कहकर संबोधित किया है, यानी कीर्ति लता और कीर्ति पताका, इनमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी कीर्ति लता और कीर्ति पताका में से जो कीर्ति लता है, उस कीर्ति लता को कहानी कहा था, कीर्ति लता को कहानी कहकर संबोधित किया था, कीर्ति पताका को नहीं। अब कीर्ति लता को जो विद्यापति ने कहानी कहकर संबोधित किया था, उसका कथा वस्तु क्या था, यानी उसमें क्या है वर्णन, तो महाराजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने का वर्णन है। यानी जो कीर्ति लता व कीर्ति पताका की भाषा वो अवहट है, जिसको उत्तर अपभ्रंश कहा जाता है। यानी जो अपभ्रंश अवहट ये क्या है, एक ये सारी पुरानी हिंदी अवहट को किसने कहा था, ये मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे। यानी पुरानी हिंदी है ना, पुरानी हिंदी अवहट भाषा को किसने कहा था या अपभ्रंश भाषा को किसने कहा था, ये मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े हुए तो आपको पता है कि भाई अवहट है, उसको पुरानी हिंदी किसने कहा था। तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका दोनों की भाषा कौन सी है, अवहट यानी अपभ्रंश है। अन्य नाम देसी भाषा पुरानी हिंदी गुलेरी, आगे मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। यानी इनका जो अन्य नाम है, देसी भाषा भी बोला जाता है, पुरानी हिंदी जो गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसको पुरानी हिंदी कहा था। विद्यापति के यश का आधार, यानी विद्यापति, मैंने आपको बताया था कि विद्यापति की पदावली है वो इनकी लोकप्रिय रचना है जिसके कारण इसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो विद्यापति के यश का आधार क्या है, पदावली है, पदावली है। और पदावली की भाषा है वो मैथिली भाषा है, ठीक है। तो आपको ये दोनों अच्छे से याद होनी चाहिए कि जो पदावली यानी विद्यापति की पदावली है उसकी भाषा मैथिली है, और जो विद्यापति की कीर्ति लता और कीर्ति पताका उसकी भाषा अवहट या अपभ्रंश है। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर अब पदावली की कथा वस्तु, पदावली के अंदर क्या है, श्री कृष्ण और गोपियों की रास लीलाओं का वर्णन, यानी जो कृष्ण और जो गोपियां हैं उनके बीच में जो रास लीला हुई थी, यानी उस रास लीला का वर्णन है वो पदावली में है, विद्यापति की पदावली में, जो मैथिली भाषा में रचित रचना है। विद्यापति का उपनाम, यानी विद्यापति का उपनाम क्या है, तो विद्यापति को मैथिली कोकिल यानी कोयल, मैथिली कोकिल भी कहा जाता है, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, अपरूप कवि, कवि कंठहार, खेलन कवि, दशावधान, यानी ये जो सारे नाम है ये इनका विद्यापति का उपनाम है। यानी विद्यापति को ये उपनाम दिए गए हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग कवियों द्वारा। तो ये जो सारे नाम है आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित भी परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। यानी विद्यापति के कौन उपनाम कौन कौन से है, तो ये तीन नाम जैसे इनमें से दे दिया, एक अलग दे दिया, या इनमें से तीन नाम अलग दे, एक इनमें से दे दिया, तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। यानी मैथिली कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, अपरूप कवि, कवि कंठहार, खेलन कवि और दशावधान, ये सारे इनके उपनाम है। प्रमुख पंक्ति, माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम निराशा, ये पंक्ति विद्यापति की है और महत्वपूर्ण पंक्ति है, आपको याद होनी चाहिए। विद्यापति शिव मतानुयायी थे, विद्यापति शिव यानी शिव के उपासक थे, जो भगवान शिव है उनकी ये उपासना करते थे, तो शिव मतानुयायी थे। कीर्ति पताका, यानी कीर्ति पताका में क्या है, राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन। अब देखिए कीर्ति लता और कीर्ति पताका ये दोनों रचनाएं एक नाम जैसी लगती है और आपको कंफ्यूजन कर सकती है। तो कीर्ति पताका में क्या है, कीर्ति पताका में जो पताका है, जो पताका मतलब जैसे वो हमारे जिसको हम बोलते हैं ध्वजा, पताका यानी ध्वजा होती है, जो झंडा होता है, तो वो यानी पताका इनकी जो है, तो पताका मतलब जो वीरता यश फैला हुआ है। तो राजा शिव सिंह यानी कीर्ति नाम से आप
वो कीर्ति सिंह है वो नहीं करोगे। यानी कीर्ति पताका में क्या है, शिव सिंह है उसकी वीरता का वर्णन है, पताका नाम आया तो शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। और कीर्ति लता है उसमें क्या है, कीर्ति सिंह ने अपने पिता की जो हत्या कर दी थी तो उसका जो पश्चाताप वो कर रहे हैं उसका वर्णन है। तो आप कीर्ति लता और कीर्ति पताका के बारे में अच्छे से आपको होना चाहिए। यहाँ कंफ्यूजन आपको परीक्षा में कंफ्यूजन हो सकता है, दोनों नाम सेम सेम है इसलिए, तो आपको अच्छे से इनको अलग अलग याद करना है। आगे, विद्यापति द्वारा रचित शिव की भक्ति के पद जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं, यानी विद्यापति ने शिव की भक्ति के लिए, क्योंकि ये शिव भक्त थे तो शिव की भक्ति के लिए कुछ पद लिखे थे जो नाचते हुए, नृत्य का मतलब नाचते हुए गाते जाते, उसे नचारी कहते हैं, यानी नचारी कहलाते हैं वो। जो शिव की आराधना में जो गाए गए पद है उन्हें नचारी कहते हैं। विद्यापति के प्रशंसकों ने इन्हें 16 उपाधियां प्रदान की थी। जिस प्रकार ये अलग अलग आपने अपने नाम देखे ना, तो ये भी याद रखना है। यानी इनके जो प्रशंसक जो थे, इनको चाहने वाले थे, उन्होंने इन्हें 16 उपाधियों से विभूषित किया था। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय विद्यापति को जाता है। यानी सर्वप्रथम कृष्ण भगवान है उसको काव्य का जो विषय है वो किसने बनाया था, विद्यापति ने ही बनाया था। जैसे विद्यापति की पदावली है तो विद्यापति की पदावली में क्या है, कृष्ण और गोपियों के बीच में जो रास लीलाएं हैं उन रास लीलाओं का वर्णन किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्ति लता को भृंग भृंगी संवाद कहा है। मोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्ति लता, कीर्ति पताका नहीं है, कीर्ति लता को भृंग भृंगी संवाद कहा है। अब यहां से क्वेश्चन जैसे ये पूछ लिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सॉरी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद किस रचना को कहा है, तो वो कीर्ति लता है, न कि कीर्ति पताका। समझ गए? तो ये आपको अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। आगे देखिए, आगे बात करें विद्यापति के गुरु, यानी विद्यापति के गुरु कौन थे, तो पंडित हरि मिश्र। पंडित हरि मिश्र, पंडित हरि मिश्र वो विद्यापति के गुरु थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, यानी डॉक्टर बच्चन सिंह है, उन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम से रचना लिखी थी। तो जो बच्चन सिंह है वो विद्यापति को क्या बोलते, जातीय कवि बोलते। अब देखो, जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा था बच्चन सिंह ने, तो इसको आप याद कैसे रखोगे, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास यानी दो हो गए, तो इसमें जैसे डबल च आ रहा है ना, डबल च, एक आधा है हलंत वाला और एक पूरा है जिसमें सवर है। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो कि जो बच्चन सिंह है उसका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा था। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो शॉर्ट नाम है निराला इनको बोला जाता है। तो इन्होंने जो विद्यापति में जो श्रृंगारिक, यानी क्योंकि कृष्ण और गोपियों के बीच में जो रास लीला उनका वर्णन है पदावली में, तो इनको क्या कहा था कि मादकता की नागिन की लहर कहा था। किसने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। ये भी आपको याद होने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो कीर्ति लता है उसके बारे में कहा था ये भृंग भृंगी संवाद है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के बारे में लिखा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। यानी ये है लाइन मोस्ट है और एग्जाम में पूछी गई है, एग्जाम में पूछी गई है। यानी ये लाइन आचार्य रामचंद्र, आपसे यहां से पूछा जा सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के बारे में क्या लिखा था, तो यहाँ से आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा था, तो ये विद्यापति के बारे में कहा था। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं जो परीक्षा में पूछी जाती है उनके बारे में हम देखते हैं। पंक्ति है, देसिल बहिना सब जग मिठा
ते तई सन चपू अवहट्ठा, ये कीर्ति लता से संबंधित पंक्ति है। देशील बहिना का मतलब जो देसी भाषा हमारी आम भाषा होती है वो सब जगह से यानी सभी भाषाओं से मीठी होती है। यानी अवहट्ठा यानी अपभ्रंश, क्योंकि ये अपभ्रंश है, क्योंकि कीर्ति लता है ये उसकी पंक्ति है, और कीर्ति लता रचना अवहट यानी अपभ्रंश भाषा में। कीर्ति लता और कीर्ति पताका की भाषा क्या है? अवहट है, जो अपभ्रंश भाषा है। तो इसके बारे में कहा गया है, और ये लाइन किसी है? कीर्ति लता की है, विद्यापति की है। कतहु तुरुक बरकर बाहर जाए ते बेगार घर, ये भी कीर्ति लता से ही ली गई है। जई सुरसा हो सही मम भाषा, जो जो बुझ ही सो करी ही प्रशंसा, कीर्ति लता, ये भी कीर्ति लता से ली गई है। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, ये भी कीर्ति लता से है। पुरुष कहानी हो कहो जसु पथावे पुत्रु, ये भी कीर्ति लता से, क्योंकि कीर्ति लता को कहानी भी कहा गया है तो पुरुष कहानी है। तो ये जो सारी लाइनें हैं ये कीर्ति लता से ली गई है, कीर्ति लता से ली गई है और महत्वपूर्ण भी है, विद्यापति की है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये दिमाग में होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर कुछ अंडरलाइन की है, देखो एक बार मैं आपको इरेज करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर जैसे ये अंडरलाइन की है ना, यहाँ पर जैसे अंडरलाइन है, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन की है, यहाँ पर की है, यहाँ है, यहाँ है। तो जहां जहां मैंने ये अंडरलाइन की है वो शब्द आप पकड़कर इसको याद रख सकते हो। जैसे पुरुष कहानी कीर्ति लता से, तो इस प्रकार आपके पारक कीर्ति लता, सुरसा कीर्ति लता, बेगार घर कीर्ति लता, देसल बहिना कीर्ति लता। तो इस प्रकार करके आप याद कर सकते हो, और सारी जो लाइनें वो विद्यापति की है। आगे देखिए, आगे खने खने नयन कौन अनुसरही पदावली, ये पदावली से ली गई रचना है। सुधा मुख के विही निर्मल बाला, ये भी पदावली से है। सरस बसंत समय भला पावली, दक्षिण पवन व धीरे, पदावली। तो देखो पावली से पकड़ सकते हो, ये पदावली से ली गई है और विद्यापति की रचना है। पावली और पदावली, ये पावली पदावली के लिए ही आया है शब्द। अब इसके अंदर जो आगे है वो है जयचंद प्रकाश। तो जयचंद प्रकाश है, उसकी एक रचना भटकेदार, तो ये महत्वपूर्ण है और इसका ज्यादा वर्णन नहीं, इतना ही पूछा जाता है ये मोस्ट रचना है। तो भटके यानी जयचंद प्रकाश की रचना भटकेदार या भटकेदार की रचनाकार कौन है? तो जयचंद प्रकाश। फिर जयमयंक जस चंद्रिका, जयमयंक जस चंद्रिका ये मधुकर कवि की है। 1186 इसका जो रचना काल है, ये मधुकर कवि की। दोनों रचना महत्वपूर्ण है, कई बार इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोनों रचनाएं उपलब्ध नहीं है, दोनों रचनाएं अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। आगे दयालदास सिंगायच, दयालदास सिंगायच द्वारा रचित रचना राठौड़ारी ख्यात, राठौड़ारी ख्यात में इन दोनों रचनाओं का उल्लेख मिलता है। यानी दोनों जो रचनाएं हैं भटकेदार की और तेजस मयंक चंद्र की जो रचना है मधुकर कवि की, यानी जय प्रकाश की जो रचना है भटकेदार और जयमयंक जस चंद्रिका है जो मधुकर कवि की है। तो दोनों ही रचनाएं वो उपलब्ध नहीं है, पर इनको मानना किस आधार पर है? यानी ये कह रहा है जो दयालदास सिंगायच की एक रचना है राठौड़ारी ख्यात, उसके अंदर इसका वर्णन मिलता है इन रचनाओं का, उसके आधार पर इनका माना गया कि भाई ये रचना थी, अभी उपलब्ध नहीं है। इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के राजा जयचंद की वीरता का वर्णन है। दोनों ही रचनाओं में क्या है? जयचंद राठौड़ है, उनकी कन्नौज के जो राजा है जयचंद, उनकी वीरता का वर्णन इसके अंदर किया गया है। फिर है वसंत विलास, वसंत विलास है वो अज्ञात, यानी इसका जो लेखक है वो अज्ञात है। 84 दोहे हैं वसंत विलास में, कितने दोहे हैं? 84 दोहे। बात करें इसकी कथा वस्तु की, तो वसंत ऋतु का स्त्रियों पर होने वाले प्रभाव का वर्णन, यानी 84 दोहों के अंदर जो वसंत विलास रचना जिसका रचनाकार क्या है? अज्ञात है, उसमें 84 दोहों में वर्णन किसका है? जो स्त्रियों पर जो वसंत ऋतु होती है उस वसंत ऋतु का क्या प्रभाव पड़ता है और फिर उसके बाद में उन स्त्रियों की क्या मन स्थिति होती है, उसका वर्णन इसमें किया गया है 84 दोहों के अंतर्गत। इसका संपादन केशव राय हर्षदयाल ध्रुव है, ये ध्रुव इस प्रकार लिखा हुआ है। ध्रुव ने 1952 में किया,
यानी इसका जो संपादन है वो किसने किया? केशव राय हर्षदयाल ध्रुव ने 1952 ईस्वी में किया था। ये कृति 13वीं शताब्दी की मानी जाती है। ये जो कृति कौन सी? वसंत विलास। वसंत विलास का जो रचनाकार है वो 13वीं शताब्दी माना गया है। आगे देखिए, बात करें इसके प्रधान रस की, तो इसके अंदर श्रृंगार रस है, क्योंकि जो वसंत विलास है वो वसंत विलास क्या है? जो वसंत ऋतु के अंदर स्त्रियों पर जो होने वाला वसंत का जो प्रभाव और उनकी मन स्थिति है, तो श्रृंगारिक वर्णन है, तो श्रृंगार रस है इसके अंदर। यह ग्रंथ सर्वप्रथम 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुआ था। ये मोस्ट लाइन, यानी इसका सर्वप्रथम जो प्रकाशन वसंत विलास है उसका सर्वप्रथम प्रकाशन है वो 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ है, उसके अंदर इसका प्रकाशन किया गया। फिर है रणमल छंद। रणमल छंद है वो श्रीधर व्यास की रचना है। 1454 विक्रमी है और 1397 ईस्वी सन है इसका रचनाकार। फिर है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो है उसका जन्म 1255 ईस्वी में हुआ। ये महत्वपूर्ण कवि, मोस्ट कवि है, इनके बारे में भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अमीर खुसरो है उनका जन्म 1255 ईस्वी में हुआ था, जिसकी विक्रमी सन 1312 ईस्वी विक्रमी है, सॉरी विक्रमी है। बात करें इसके जन्म स्थान की, तो गांव पटियाली, जिला एटा। गांव तो पटियाली था और जिला एटा था। मृत्यु की बात करें तो 1324 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जो विक्रमी सन की बात करें तो 1381 होता है। यानी इनके जो जन्म है उनका ईस्वी सन और विक्रमी सन दोनों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम कैसा भी पूछा जा सकता है। तो आपको जैसे 1255 ईस्वी आप याद करते हो या इस मृत्यु 1324 ईस्वी याद करते हो, तो उसके अंदर आप जो 57 है वो आपको याद होना चाहिए। जैसा भी याद करते हो 57 प्लस करना है, माइनस करना है, वो आपके हिसाब से। जैसी आप अगर विक्रमी सन याद करते हो या ईस्वी सन याद करते हो, एक सन आपको याद करना है, फिर आप 57 माइनस कर सकते हो और 57 प्लस कर सकते हो। मूल नाम बात करें तो अब्दुल हसन या अबुल हसन, यानी इनका जो अमीर खुसरो है उसका जो ये तो अलग नाम था, बाकी इनका जो मूल नाम की बात करें, ये उपनाम, मूल नाम इसका अबुल हसन या अब्दुल हसन था। आगे देखिए, उपनाम की बात करें तो एक उपनाम था तुरुक ए अल्लाह, तुरुक ए अल्लाह। दूसरा तोता ए हिंद, हिंदुस्तान की तूती, यानी ये तो इन्होंने खुद ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, मेरे से हिंदुस्तान के बारे में पूछना है जो भी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ये हिंदुस्तान की तूती थी, तोता ए हिंद और तुरुक ए अल्लाह, ये इनके उपनाम थे। बात करें गुरु का नाम, निजामुद्दीन ओलिया। अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन ओलिया। प्रमुख रचनाएं, यानी इनकी बहुत सारी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं के बारे में देख लीजिए। खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, एक और गजल, गजल, दो सुकने, नुए पहर, नजराने हिंद, नजराने हिंद। ये हिंदी है, हिंदी नहीं है, पहले हिंदी लिख दिया था मैंने, तो ये हिंदी है, ठीक है, नजराने हिंद। हालात एक कन्हैया, तो ये जो रचनाएं ये महत्वपूर्ण है, और इनकी जो ये खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, गजल, ये दो सुकने, ये सारी रचनाएं वो महत्वपूर्ण है और आपको दिमाग में इनके नाम होने चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है इनका। खालिक बारी रचना एक शब्दकोश है, यानी जो ये एक नंबर पे दे रखी है खालिक बारी, तो खालिक बारी क्या है? एक शब्दकोश है, इन शब्दों का इसके अंदर वर्णन किया गया है। नूह सिपहर रचना है, इसमें भारतीय बोलियों का वर्णन है, यानी भारत में जितनी भी जो बोलियां हैं वो नूह से फिर जो रचना है ये 6 नंबर पे लिखी हुई, इनमें क्या है? भारतीय बोलियों का वर्णन किया गया है। आगे, अमीर खुसरो को हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि मानते, यानी जो अमीर खुसरो है वो कह रहा है कि हिंदू और इस्लामी जो समन्वित दोनों संस्कृतियों को जो एक जगह करने का जो कार्य है वो सर्वप्रथम किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, यानी ये जो सारी रचनाएं इन्होंने खड़ी बोली में लिखी है, तो खड़ी बोली के जो प्रथम कवि है, प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो है।
ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना का आरंभ इन्होंने ही किया था। अवधि भाषा और जो ब्रज भाषा है दोनों को मिलाकर एक जगह दोनों को शब्दों को काम में लेकर जो रचना सर्वप्रथम प्रारंभ की थी वो किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। एक एक जो पॉइंट है ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनको अवधि का प्रथम कवि कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनको अवधि का प्रथम कवि मानते हैं। आगे देखो जो इन्होंने जो लाइन कही थी, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, ये वाक्य किसने कहा था? तो ये अमीर खुसरो ने खुद ने कहा था। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो, ये अमीर खुसरो ने कहा था। अब इनकी प्रमुख जो पहेलियां हैं प्रसिद्ध वो देख लीजिए। पहेली में क्या है? एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यानी एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो ये जो है ये आकाश के बारे में कहा है। इसके बारे में कहा है आकाश के बारे में। यानी एक थाल मोती से भरा, यानी आकाश से ऊपर होता है उसमें तारे होते हैं, सबके सिर पर यानी औंधा धरा, ऊपर हमारी औंधा धरा हुआ है, औंधे का मतलब उल्टा। चारों ओर वह थाली फिरे, यानी जो आकाश है वो चारों ओर घूमता, मोती उससे एक नहीं, यानी औंधा उल्टा होते हुए भी मोती उससे एक भी यानी जो तारे वो एक भी नहीं गिरते। तो आकाश के बारे में वर्णन किया गया। ये पहेली बहुत ही सुंदर पहेलियां अमीर खुसरो की पढ़ने को आपको मिले तो जरूर आपको पढ़ना चाहिए। आगे देखिए, आगे है एक नार ने अचरज किया, एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो सो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। यानी दीपक होता है ना उसके बारे में वर्णन किया गया। यानी एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, यानी सांप मारी एक जो नार है यानी दीपक, उसके अंदर जो सांप मार पिंजड़े यानी एक वो जो बत्ती है, जो जो सांप ताल को खाए, यानी सांप ताल को खाए का मतलब है कि उसके अंदर तेल भरा हुआ है और वो बत्ती है उससे वो तेल सोख रहा है, जलता है, तब सूखे ताल सांप मर जाए। और धीरे धीरे क्या होता है ताल वो सूख जाता है और फिर धीरे धीरे वो बत्ती है वो भी जल जाती है, सांप मर जाए। तो दीपक के बारे में कहा गया है। आगे है अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, दर्पण, यानी कांच के बारे में बताया गया है। यानी अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तब सूझेगा, हम उसके सामने मुंह देखते तब हमारे को दिखाई देता है। एक नार दो को ले बैठी, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाय, खुसरो उसके बलबल जाए। यानी पायजामा होता है, पायजामा यानी खुसरो है वो पायजामा पहनते थे, पायजामा पहनते थे, उसके बारे में वर्णन किया। यानी एक नार दो को ले बैठी, यानी एक नार एक पजामा होता है और दो टांगे होती है, टेढ़ी होके बिल में बैठी, यानी उसके जो नाड़ा होता है ना वो, जिसके बैठे उसे सुहा, यानी जिसको अच्छा लगता है वो इनको पहनता, खुसरो उसके बलबल जाए, यानी खुसरो का जो प्रिय है वो था, यानी पायजामा वो प्रिय था तो पायजामा पहनते थे खुसरो। तो कितना देखो वर्णन किया गया खुसरो ने पहेलियों के अंदर। तो ये इनकी जो महत्वपूर्ण पहेलियां भी थी एग्जाम में भी पूछी जाती है और ऐसे भी आपको मैंने इनका अर्थ बता दिया। खुसरो ने हिंदी के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। यानी सॉरी दिल्ली है, यहाँ पर दिल्ली है, यानी खुसरो है ना वो दिल्ली के सिंहासन पर जो 11 राजा बैठे थे उनका जो आरोहण यानी उसका जो सिंहासन पर वो बैठे थे शासन काल है वो देखा था। तो ये भी यहाँ से महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये दिल्ली के सिंहासन पर जो 11 राजा हैं उनका जो राजतिलक हुआ था उनके बारे में खुसरो ने देखा था। आगे है गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो गर आपने रेन चहु, रेन भई चौ देश। यानी ये जो महत्वपूर्ण पंक्ति है, यानी जब निजामुद्दीन औलिया की जो मृत्यु हुई थी उस समय इन्होंने कहा था, अमीर खुसरो ने, ये इनका गुरु था, तो उन्होंने कहा था गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो गर आपने रेन भई चहु देश। यानी ये जो
भाई जो मर गए थे वो कौन, निजामुद्दीन औलिया, तो मुख पर डायरिया केस, उनके बाल मुख पर थे। चल खुसरो, अगर आपने ये कह रहा है खुसरो कि भाई अपने घर चलो, रेन भाई, रेन का मतलब होता है रात, रात हो गई है चारों देश में, पूरे देश में, क्योंकि जब उसकी मृत्यु हो गई थी गुरु की, तो इन्हें उनको ऐसा लगा कि चारों ओर अंधेरा हो गया है। तो ये पंक्ति निजामुद्दीन औलिया जो अमीर खुसरो के गुरु थे, उनकी मृत्यु पर किसने कही थी, अमीर खुसरो ने कही थी। इसके बाद में हम जो, ये पद्य साहित्य था। अब इनके आगे जो लौकिक जो गद्य साहित्य है, यानी लौकिक जो गद्य साहित्य है ना, वो जो लौकिक गद्य साहित्य है वो हम अगली क्लास में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।